बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। इतवार का दिन तो सब्जी मंडी की तरह होता है हमारे घर। हिना बेगम माचिस ढूंढते हुए बुड़बुड़ा रही थी। आज इतवार का दिन था। फार्म हाउस में खूब चहल पहल थी। तीनों भाइयों के 3-4 बच्चे मिलकर कुल 17 फैमिली मेंबर्स बनते थे। नाश्ते के दौरान सरमद आगा ने एक अजीबो गरीब ऐलान कर दिया। कहा कि मैं जरीन की शादी अपने फार्म हाउस में ही करूँगा। क्या? सबके मुंह हैरत से खुल गए। ये कैसा मजाक है जरीन के बाबा? हिना बेगम ने खफकी से कहा। बच्चों में से कुछ ने मुखालिफत की और कुछ ने खुशी का इजहार किया। समद आगा और सलमान आगा ने भरपूर तायद की कि यही फैसला दुरुस्त है। साद और जीशान ने भी खुशी का इजहार किया, जबकि रमशा, इफ़त रानी और साइमा ने खूब शोर डाला। नहीं ताया जी प्लीज, हमने सुना है फार्म हाउस में किसी चीज का साया है। जिन्नों का जिक्र सुना है हमने, और वो है भी बेहद दूर जंगलों के वस्त में। दूर दूर तक कोई घर नहीं वहाँ। लोगों ने कहानी बनाई है बेटा, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। सरमद आगा ने जवाब दिया। हिना ताई जी ने हमें बताया था कि जरीन जिस कमरे में पैदा हुई थी उस कमरे में कोई था और उस कमरे को हमेशा के लिए लॉक कर दिया गया ताकि कोई भी इसके अंदर न जा सके। बेटा, ये आपकी ताई जी की बनाई हुई बातें हैं, आगा जी ने कहा। और फिर सब लोग फार्म हाउस जाने की तैयारी करने लगे थे, क्योंकि घर में आगा जी की ही चलती थी। जरीन सरमद आगा की सबसे बड़ी बेटी थी, खानदान भर की लाडली। खुदा ताला की खास मेहरबानी रही थी उस पर। बचपन से अब तक हर चीज बिन मांगे मिली। वो खुश मिजाज और नटखट सी थी, मगर कभी कभी अजीबो गरीब सा रवैया इख्तियार किए रखती। हाँ, पढ़ाई में नंबर 1 थी, हर काम में परफेक्ट थी। ऐसा लगता था वो हर काम दुनिया में पहले से सीख कर आई हो। स्कूल के असातिज़ा भी हैरान थे, क्योंकि जरीन की पेपर में कोई गलती नहीं होती थी। असातिज़ा की इस बात से घर वाले इत्तेफाक करते, क्योंकि जरीन गैर मामूली हद तक ज़हीन और लायक थी। और जब उसका रिश्ता आया तो रिश्ते वालों को भी जरीन पहली नज़र में भाग गई थी। हालांकि सलमान आगा ने एक मर्तबा मुदाखलत भी की, क्योंकि उन्हें ये रिश्ता मुनासिब नहीं लग रहा था। पर इन लोगों की बढ़ती दिलचस्पी देखकर आखिर रिश्ता तय पा गया। अभी शादी जल्द ही होना थी। जरीन इस सिलसिले में मुतमईन और खामोश रही। उसने कभी अपनी राय का इजहार नहीं किया था। अब फार्म हाउस में शादी यानी जंगल में मंगल होने जा रहा था, और ये एक अनोखी तकरीब थी जो फार्म हाउस में होना थी। प्रोग्राम के मुताबिक अगले इतवार की सुबह सरमद आगा और समद आगा के बेटे रजा और साद कुछ ज़रूरी सामान लिए फार्म हाउस की तरफ चल पड़े। हिना बेगम और बेगम समद ने 3-4 सालन बना दिए थे साथ ले जाने के लिए, और रोटियां रास्ते में किसी भी तनूर से ले जा सकती थी। वैसे तो फार्म हाउस के इर्द गिर्द कुछ घर भी थे जहां मुकामी लोग आबाद थे। वक्त के साथ साथ बढ़ती आबादी की वजह से फार्म हाउस इतना भी वीरान नहीं रहा था। लोगों ने वहां ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया जमा कर रखी थी। अंदाज़ा तो यही था कि 12-1 बजे के करीब वहां पहुंच जाएंगे। मौसम खासा खुशगवार था। धूप जिस्म को हरारत बख्श रही थी, जिससे सफ़र अच्छा खासा खुशगवार लगने लगा था। फार्म हाउस जाने वाले रास्ते भी साफ सुथरे थे, जबकि सड़क कुशादा थी। फार्म हाउस पहुंचकर क्या क्या काम करेंगे, इस मौजू पर चारों बातें करते जा रहे थे। तीनों भाइयों का मुश्तरका फार्म हाउस 6 किनाल के रकबे पर मुश्तमिल था। इसमें औरतों और मर्दों के लिए अलग अलग पोर्शन थे। दोनों अतराफ में 12-12 कमरे और मुल्हिका बाथरूम थे, जबकि इन दोनों पोर्शन का लॉन्ज मुश्तरका था। मुलाजमीन के लिए 3 कमरे अलग साइड पर बनाए गए थे। वहां पहुंचने के बाद तमाम कमरों की सफाई की गई। फिर फार्म हाउस में मोमबत्तियां लगाई गई। इन लोगों को घर से निकले 1.5-2 घंटे हो गए थे। अब कुछ कुछ भूख का एहसास होने लगा था। रास्ते में किसी एक होटल के करीब गाड़ी खड़ी करके साद ने रोटी ली, और फिर गाड़ी में बैठे बैठे सब ने खाना खाया। खाना खाने के बाद ये लोग मंजिल की तरफ चले गए। फार्म हाउस अभी भी काफी दूर था, पर इतना दूर नहीं था कि इनका पूरा दिन ही लग जाता। खैर, वो लोग बातें करते करते फार्म हाउस तक पहुंच गए थे। अब इन लोगों का मौजूए गुफ्तगू जरीन थी। साद ने पूछा,
ताया जी, क्या वाकई ही इस कमरे में कोई कहानी है जहाँ जरीन पैदा हुई थी? कुछ कह नहीं सकता यार, 20 साल गुजर गए इस बात को, पर इतना ज़रूर हुआ था कि जरीन ने 15-20 दिन कुछ खाया पिया नहीं था। परेशानी का ये आलम था कि हम दोनों मियाँ बीवी बड़ी मुश्किल से एक तो चम्मच खिलाते तो ये उल्टी कर देती। इसकी उल्टी में मुख्तलिफ चीज़ें निकलती जो हमने पकाई ही नहीं होती थी। 15 दिन एक बच्चा खाए पिए बगैर जिंदा नहीं रह सकता। डॉक्टर्स को दिखाया तो इन्होंने कहा कि बच्ची ठीक है, मादा तो खुराक से भरा हुआ है। यानी कोई था जो इसे खाना खिलाता रहता था और ये अकेले बैठी खेलती रहती, हंसती मुस्कुराती। दिन ब दिन इसका रुझान हमारी तरफ कम हो रहा था। फिर हमने यहाँ से निकलने का सोचा, तब जरीन गायब हो गई। बहुत ढूंढने के बाद मालूम हुआ कि वो यही इसी घर में है, मगर हमारी निगाहों से ओझल है। एक अल्लाह वाले ने मशवरा दिया कि जरीन के कमरे में आईना लगा दे। जब हमने चारों जानिब आईना लगाया, जरीन हमें नजर आना शुरू हो गई। तब हम इसे लेकर शहर मुंतकिल हो गए। ये सब सुनकर रज़ा भी खौफज़दा हो गया। तो फिर ताया, आपने यहाँ शादी का प्रोग्राम क्यों रखा? अरे यार, अब तो कई साल गुजर गए, वो बात वहीं ख़त्म हो गई थी। फार्म हाउस पहुँचने में अभी थोड़ी ही देर रह गई थी। 3 घंटे बातों और सफ़र में अच्छे गुजर गए थे। अब ये लोग फार्म हाउस की तरफ जाने वाली सड़क पर मौजूद थे। यहाँ मुकामी लोग इक्का दुक्का दिखाई दे रहे थे, जबकि कुछ औरतें अपने अपने कामों में मसरूफ थीं। सड़क की दोनों अतराफ में कुछ कच्चे पक्के मकान भी मौजूद थे। चंद फासलों पर छोटे मोटे किराना स्टोर भी दिखाई दे रहे थे। ये सड़क बेशक सुनसान थी, मगर बहुत खूबसूरत और कुशादा। रज़ा और साद को काफ़ी तसल्ली हुई कि फार्म हाउस के अतराफ खूबसूरत और कुशादा हैं। चारों तरफ घने जंगलात का हुस्न इन्हें और भी मुतासिर कर रहा था कि अचानक एक ब्रेक के साथ गाड़ी रुक गई। गाड़ी के सामने से एक ज़ईफ औरत गुजर गई। सरमद आगा ने ब्रेक लगाई तो औरत नजरों से ओझल होकर उनकी साइड पर शीशे पर दस्तक देने लगी। पीले पीले दांत निकाले हंसते हुए बोली, साहब सदका तो देते जाओ, यहाँ तो आना जाना अब लगा रहेगा। सरमद आगा और समद आगा ने जब उसकी तरफ देखा तो वो हैरान रह गए। इससे पहले कि वो कुछ सदका देते, औरत ने इंतहाई गुस्से से शीशे पर हाथ मारा और कहा, संभाल रख अपने पास, तुझे काम आएगा। भागती हुई वो वापस चली गई। रज़ा और साद की नज़रें उस औरत का पीछा करती रहीं, मगर एक मकाम पर जाकर वो गायब हो गई। औरत को गए हुए चंद लम्हे ही गुजरे थे कि उनकी गाड़ी जोर जोर से हिलने लगी और फिर एक झटके से रुक गई। सरमद आगा की कोशिश के बावजूद गाड़ी स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। रज़ा को काफ़ी मालूमात थी गाड़ी के मुतालिक। उसने गाड़ी खोलकर चेक की। गाड़ी में बज़ाहिर कोई ख़राबी नहीं थी। उन्होंने गाड़ी को धक्का लगाने की कोशिश की, मगर बेसूद। चारों थक चुके थे। कुछ देर एक दरख्त के नीचे आकर बैठ गए। अचानक इनके सामने से वही औरत गुजरी। इसके दोनों तरफ छोटे छोटे बच्चे उसकी उंगली पकड़कर चल रहे थे। दोनों के चेहरे ढके हुए थे। औरत पास से गुजरी और बोली, कहा था ना सदका देते जाओ। इतना कहकर वो औरत एक बड़े से दरख्त के पास से गुजरी और दरख्त के पीछे से गायब हो गई। सरमद आगा एकदम चौंक पड़े और बोले, याद करो समद, ये अल्फाज, ये औरत जानी पहचानी है, कौन है ये? अभी वो लोग बातें कर ही रहे थे कि गाड़ी स्टार्ट हो गई। चारों हैरत से एक दूसरे को देखते गाड़ी की तरफ चल पड़े। गाड़ी में बैठते ही रज़ा ने कहा, ताया जी, मेरी माँ ने फार्म हाउस में शादी का प्रोग्राम ख़त्म कर दें। मुझे यकीन हो चला है यहाँ कोई न कोई मसला होगा। सरमद आगा ने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप ड्राइव करने लगे। उन्हें भी लग रहा था कि अब हालात सही नहीं रहे। खैर, अब इन्हें फार्म हाउस पहुंचने की जल्दी थी। फार्म हाउस से थोड़े ही दूर एक बोर्ड लगा हुआ था। सरमद ने गाड़ी रोक दी। रुको तो ज़रा इस बोर्ड पर देखो क्या लिखा है। बोर्ड के करीब आने पर समद आगा नीचे उतरे। जैसे ही बोर्ड से कुछ पढ़ा, भागते गिरते पड़ते गाड़ी में बैठ गए। इन्हें अपनी सांसें उखड़ी हुई महसूस हुई थी। लगता है हम किसी मुसीबत में फंस गए हैं। बोर्ड पर लिखा था, कहा था ना सदका देते जाओ। सरमद भी डर गया था। सब आयतुल कुर्सी का वेट करने लगे। अब अगर पेट्रोल खत्म हुआ तो आगे जाना इंतहाई दुश्वार हो जाएगा। सरमद आगा ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। कुछ दूर इन्हें फार्म हाउस नजर आ गया। उस वक्त हल्का हल्का अंधेरा फैल रहा था। सबने देखा फार्म हाउस पर बत्तियां और कुमकुमे जल रहे थे।
पूरा फार्म हाउस दुल्हन की तरह सजा हुआ था। रोशनियों का ये आलम कि आसपास के दरख्त भी दिखाई दे रहे थे। फार्म हाउस की खूबसूरती ऐसे थी जैसे नया नया तामीर किया गया हो। सरमत आका ने बताया, फार्म हाउस में कुछ मुलाजिमीन तो हैं, पर इन्हें क्या मालूम कि हम यहाँ आ रहे हैं। ये कौन सा मौजज़ा है कि फार्म हाउस इतना सजा हुआ है। सरमत आका गेट के पास जाकर ज़ोर ज़ोर से हॉर्न देने लगे ताकि कोई मुलाजिम करीब हो तो गेट खोल दे। कुछ ही देर में गेट खुल गया। गाड़ी पोर्च में खड़ी करके सबने देखा कोई मुलाजिम नज़र नहीं आया। गेट खोलते ही क्या मुलाजिम गायब हो गया था। सबको बुरा भी लगा और हैरत भी हुई। चारों ने अपना सामान गाड़ी से खुद निकाला और सदर दरवाजे से अंदर जाने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, दरवाज़ा खुद ब खुद खुलता चला गया। सबने अंदर दाखिल होने के बाद इधर उधर देखा, यहाँ भी दरवाज़ा खोलने वाला कोई नहीं था। साद काफ़ी खौफजदा हो गया। फिर चारों चलते हुए मर्दों वाले हिस्से में पहुंच गए। यहाँ एक पुराना मुलाजिम नजर आया। इसने फौरन आगे बढ़कर इन चारों को सलाम किया, मगर इसके चेहरे से जाहिर था कि वो इनकी आमद पर हैरान रह गया है। इतनी देर में सबने देखा इंतहाई नफासत से कमरे सजे हुए थे। दीवारों पर ताज़ा ताज़ा पेंट हुआ था, जबकि लॉन्च में बहुत बड़ा फानूस था जिसमें 100 से भी ज़्यादा बल्ब लगे हुए थे। चलते हुए औरतों वाली साइड पर आ गए। ये जनाना साइड थी। यहाँ पर भी तमाम कमरे सजे हुए थे। सरमत आगा ने कहा, मुझे नहीं लगता ये फार्म हाउस हमारा है, कहीं हम गलत जगह तो नहीं आ गए। इतने में मुलाजिम चाय और खाने पीने की चीज़ें ले आया। इन्होंने मुलाजिम से कुछ न पूछा। सुबह दरवाज़ा बजने से सबकी आवाज़ खुली। साद ने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने वही मुलाजिम खड़ा था। मुलाजिम को उसने नाश्ते का हुक्म दिया तो वो जल्द ही बड़ी बड़ी ट्रे में ऑमलेट, पराठे और चाय लेकर आ गया। नाश्ते से फारिग होकर सरमद आगा ने पूछा, बाकी के मुलाजिमीन को बुलाओ, मुझे उनसे कुछ बातें करनी है। तभी उसने बाकी मुलाजिमीन को हाजिर किया तो सरमद आगा ने इनसे पूछा, तुम लोगों ने फार्म हाउस को इतना सजा क्यों रखा है? क्या तुम लोगों को किसी ने हमारी आमद की इत्तला दी है? सरमत आगा की बात सुनकर मुलाजिम हैरत से बोला, जनाब, शहर से एक बंदा आया था, उसने कहा था कि उसे सरमत आगा ने भेजा है। चारों ने हैरत से एक दूसरे को देखा। उसी ने सारा फार्म हाउस साफ किया है, नया सामान रखा और पुराना बाहर फेंक दिया। हैरत तो ये है कि उसने सारा काम आपके आने से पहले ही किया था। बस उसका काम खत्म हुआ और आप दाखिल हुए। साबिर ने बताया। अच्छा, अभी तुम जाओ, ज़रूरत होगी तो बुला लेंगे। सरमत आगा ने मुलाजिम को वहाँ से जाने का कहा, मगर उनका तो सर चकरा रहा था। या खुदाया, ये यहाँ क्या हो रहा था? इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आगा जी को वहीं छोड़कर साद और रजा फार्म हाउस की पिछली सम चले गए। यहाँ लाइन से घने दरख्त लगे हुए थे, खाददार झाड़ियाँ मौजूद थी। ये साइड इंतहाई खौफनाक मंजर पेश कर रही थी। इस साइड पर कोई हद नहीं थी। सामने घने जंगलात नजर आ रहे थे। दरमियान में सिर्फ एक बाड़ थी जिसे आसानी से फलांगा जा सकता था। रजा और साद चलते हुए इस हिस्से पर पहुंच गए और अपना अपना ख्याल जाहिर करने लगे कि ये साइड खासी खौफनाक है। यहाँ से जंगल के जानवरों के आने का अंदेशा है, लिहाजा यहाँ मजबूत दीवार बना लेनी चाहिए। अभी वो लोग जायजा ले ही रहे थे कि रजा की नज़र कुछ खुदी हुई ज़मीन पर पड़ी जिसे ताज़ा ताज़ा खोदा गया हो। जब दोनों इस जाने बढ़े तो हैरत से आंखें खुली रह गईं। दोनों ने एक दूसरे को बेयकीनी से देखा और कहा, क्या तुम भी वही देख रहे हो जो मुझे नज़र आ रहा है? साद ने रजा की हाँ में हाँ मिलाई और वहाँ से सर पर तोड़ लगा दी। दोनों हाँफते हुए घर के अंदर दाखिल हुए तो पसीने से शराबूर हो चुके थे। समत आगा के पूछने पर रजा ने बताया कि हमने पिछली तरफ 4 खुदी हुई कब्रें देखी हैं। उन पर कतबे भी लगे हुए थे और उन पर हम चारों के नाम लिखे थे। रजा ये बात बताते हुए थर थर कांप रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। उसने कहा, ताया जी, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। सरमत आगा ने रजा की बात मान ली और वापसी की तैयारी करने लगे। इन्होंने अपना सामान गाड़ी में वापस रखा और मुलाजिम को बुलाकर कहा कि वो वापस जा रहे हैं, तुम हाउस का ख्याल रखना। मुलाजिम ने कहा, जैसे आपकी मर्जी। वैसे शादी कब तक है? सब लोग कब तक पहुंच जाएंगे? सरमत आगा ने कहा, हम यहाँ शादी नहीं कर सकते। तभी साबिर एक पुरस्रार हंसी हंसा और कहा,
मगर सर यहाँ तो तैयारियां मुकम्मल हैं। क्या मतलब है तुम्हारा कि तैयारी मुकम्मल है? रज़ा ने चिढ़कर कहा। मेहमान तो बस पहुंचने वाले हैं और आप वापस जा रहे हैं, मुलाजिम बोला। रज़ा को उसकी बात पर गुस्सा तो बहुत आया, पर उसे इग्नोर करके सबने गाड़ी में सामान रखा और वापस जाने के लिए बैठ गए। गाड़ी गेट से बाहर निकली ही थी कि सामने से वही औरत आती दिखाई दी। उसने हाथ में दूध से भरी बाल्टी रखी हुई थी और गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो गई। सबकी आंखों में गुस्से से घूरने लगी। शादी तो यही होगी, वो ये बात कहती हुई कहकहे लगाती अंदर चली गई थी। सरमद आगा सबसे ज्यादा परेशान थे। इन्होंने जल्दी जल्दी घर का नंबर मिलाया। हिना बेगम ने फोन पर फौरी सलाम किया। समद आगा ने कहा कि हम वापस आ रहे हैं, मगर हिना बेगम हेलो हेलो करती रह गई। इन्होंने साथ ही खबर सुना दी कि हम सब खवातीन और बच्चे फार्म हाउस जाने के लिए निकल पड़ेंगे और शाम तक पहुंच जाएंगे। हिना बेगम की बात सुनकर सरमद आगा ने फ़ोन पर बात करना चाही तो हिना बेगम यही कहती रही, आगा जी सरगोशियाँ मत करें, ऊंचा बोले, आवाज़ नहीं आ रही। मिलाकर तंग आकर सरमद आगा ने फ़ोन बंद कर दिया। अब तो वापस जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। बच्चे भी कल आ जाने थे। सरमद आगा ने इंतहाई परेशानी में कहा और गाड़ी को धक्का लगाकर वापस पोर्च में लगा दिया। मरता क्या न करता। चारों ने घर का चप्पा चप्पा देखने की ठान ली। फार्म हाउस के दूसरे मुलाजमीन भी सामान लेकर वापस आ गए, जिससे सबको कुछ तसल्ली हुई। मगर अब हैरत की बात ये थी कि जो कब्रें साद और रज़ा को नजर आई थी वो अब गायब हो गई थी। वो लोग पागलों की तरह कब्रें ढूंढते रहे, मगर उन्हें कब्रें कहीं न मिली। अब ये लोग यहाँ सोच सोच कर पागल हो रहे थे कि कैसे खवातीन को यहाँ आने से मना करें। फिर साथ ने मशवरा दिया कि पुराने मुलाजमीन वापस आ गए हैं, इनमें से किसी का फ़ोन लेकर बात कर लेनी चाहिए। यहाँ के पुराने मुलाजमीन को बुलाया गया। एक के फ़ोन से नंबर मिलाया गया। बेगम सलमान ने फ़ोन रिसीव किया तो आवाज़ बिल्कुल बुलंद और साफ थी। समद आगा ने खुशी खुशी बात की, साफ अल्फाज में मना किया कि आप लोग कल यहाँ मत आइएगा। पूरी बात करने के बाद जब बेगम सलमान का कोई जवाब न आया तो इन्होंने कान से फ़ोन हटाकर देखा। वो फ़ोन मुकम्मल डेड हो गया था। बार बार ऑन करने के बावजूद भी फ़ोन दोबारा ऑन नहीं हुआ। मुलाजिम ने पुरस्कार सी मुस्कुराहट में कहा, साहब जी फ़ोन काफ़ी पुराना है। वो पीले पीले दांत निकालकर मुस्कुरा रहा था। रज़ा को उसकी मुस्कुराहट खटकने लगी। वो खामोशी से उठा ताकि दूसरे मुलाजिम से फ़ोन लेकर बात की जाए। रज़ा को उस कमरे में अजीब सी बदबू महसूस हुई। ये बदबू आगे बढ़ने के साथ साथ तेज़ हो रही थी। तभी रज़ा उस कमरे में गया जहाँ से बदबू आ रही थी। उसने झांककर कमरे में देखा, मगर वहाँ अंधेरा था। उसने मोबाइल की लाइट रोशन की तो कमरे की साइड पर हड्डियों का ढेर लगा हुआ था। गौर करने पर रज़ा का दिमाग घूम गया। उसने देखा ये हड्डियाँ इंसानी जिस्म की थी। करीब ही कुछ कटे फटे कपड़े थे जो लाजमन इन बदनसीबों के थे जिनकी हड्डियाँ यहाँ पड़ी थी। रज़ा ने जल्द 2-4 तस्वीरें खींच ली और भागता हुआ अपने कमरे में पहुंचा। वही मुलाजिम उसे देखकर कहकहा लगाकर हंसा और वापस चला गया। रज़ा ने सारा मुआवजा सबको सुनाया और कहा, ताया जी हम बुरी तरह फंस चुके हैं। बजाय इसके कि हम बेबसी की मौत मरे, डटकर मुकाबला करना चाहिए। इसने मोबाइल से खींची हुई तस्वीर सबको दिखाई तो रज़ा समेत चारों की सिटी गुम हो गई। इन्होंने देखा पहली तस्वीर में हड्डियों के ढेर के पास कोई औरत बैठी हुई थी, उसके मुंह में हड्डी थी। दूसरी तस्वीर में वो डर कर दीवार के साथ ऐसे चिपकी थी कि इसकी टांगें ज़मीन से तकरीबन 2 फुट ऊंची थी। मुंह के साथ खून लगा हुआ था। अगर मुझे पता खाने को दिया गया था। समद आगा गुस्से की हालत में खड़े हुए कि साबिर की खबर लेनी चाहिए। इन्होंने साबिर को आवाज़ दी मगर वो वापस नहीं आया। चारों उठे और साबिर के कमरे की जानिब गए। इन्होंने पूरा फार्म हाउस छान मारा मगर कोई मुलाजिम साबिर का नामो निशान तक नहीं था। ना ही किचन में कुछ खाना पकने के आसार थे। समद आगा ने मशवरा दिया कि हमें इस कमरे को मुकम्मल बंद कर देना चाहिए। शादी के बाद हम यहाँ पुलिस की मदद से सारा मामला चेक करवाएंगे। बस सब मिलकर दुआ करो यहाँ 4 दिन का क़याम अमन सुकून से गुजर जाए। पर मुलाजमीन के कमरे में इंसानी हड्डियों का क्या काम। चलो अब कल सुबह फार्म हाउस से बाहर निकलेंगे और आसपास के लोगों से मदद तलब करेंगे। मैं तो इस बात से परेशान हूँ कि वो औरत बहुत देखी भाली थी,
फिर मुझे याद क्यों नहीं आ रही थी। साद ने भूख की वजह से किचन का रुख किया, मगर उसने देखा किचन सारा साफ सुथरा था, खाने पीने की अशिया तरीके से रखी हुई थी। वो सोचने लगा कि इतना सामान यहाँ किसने रखा। तभी उसने देखा पीछे एक मुलाजिम खड़ा था जिसके आने की खबर साद को नहीं हुई थी। तभी साद ने उस मुलाजिम से साबिर के बारे में पूछा तो उसने कहा साबिर की मौत तो 12 साल पहले हो गई थी। साद को अब डर कम और गुस्सा ज्यादा आने लगा। साद ने रजा की मदद से रात का खाना बनाया था। खाना ज्यादा अच्छा तो नहीं था, मगर सबने पेट भर कर खाया और सब लंबी तान कर सो गए। रात के किसी पहर सरमद आगा की आंख अजीबोगरीब आवाज पर खुली। इन्होंने गौर से सुनने की कोशिश की। खिड़की के पास जो मंजर था वो नाकाबिले यकीन था। इन्होंने खुली आंखों से देखा जरीन की रस्में मायूं चल रही थी। जरीन बचपन की उम्र में थी, लगभग 10-11 साल की। इसके साथ कोई लड़का दूल्हा बना बैठा था जिसे सरमद आगा ने इससे कबल कभी नहीं देखा था। इन्होंने देखा जिस लड़के समी से जरीन की शादी थी उसे एक दरख्त से उल्टा लटकाया हुआ था। उसके सर से खून टपक टपक कर एक ट्रे में गिर रहा था। लोग लाइन बनाकर जरीन के माथे पर समी के फ्रेश खून से जरीन और दूसरे बच्चे जो दूल्हा बना बैठा था इनको टीका लगाते हुए जा रहे थे। जरीन का चेहरा खून से लथपथ हो चुका था। जरीन के साथ बैठे बच्चे जो दूल्हा था उसका चेहरा भी खून की वजह से पहचाना नहीं जा रहा था। औरत की नज़र सरमद आगा के साथ मिली तो सरमद आगा को झुरझुरी आ गई। वो खिड़की से हट गए और अपने बेड पर बैठकर ज़ारो कतार रोने लगे। ए अल्लाह, मेरे परवरदिगार, जो गलती हो गई उसे माफ़ फरमा। मुझे ऐसी आजमाइश में मत डालना जिस पर मैं पूरा न उतर सकूं। सरमद आगा और साद सब सरमद आगा के रोने की आवाज़ पर जाग गए। सरमद आगा जैसे मजबूत इंसान को रोते देखकर तीनों की हिम्मत जवाब दे गई। इन्होंने सारा मुआवजा सुनाया तो साद ने खिड़की से झांक कर देखा। बाहर कुछ भी नहीं था। आधी रात और सर्दी इंतहा की थी। इस टाइम बाहर किसी का फंक्शन मनाना इंतहाई नाकाबिले यकीन बात थी। सरमद आगा ने जब खिड़की में आकर दोबारा देखा तो रात का अंधेरा पूरी तरह फैला हुआ था। सर्द हवा के झोंके ने इन्हें जल्द ही खिड़की बंद करने पर मजबूर कर दिया। बकिया रात चारू ने आंखों में काटी और उस वक्त को कोसने लगे जब ये यहाँ आए थे। सरमद आगा ने यकीन दहानी करवाई कि सुबह जिस कमरे में हमने जरीन की तस्वीर देखी थी उसे ताला लगा देना चाहिए। सो इन्होंने उठते ही इस कमरे को ताला लगाने का सोचा, मगर इन्होंने देखा जरीन की मजीद तस्वीरें इस दीवार पर लग चुकी थीं जिसमें उसे उपटन लगाया जा रहा था। सरमद तो ये देखकर चकरा गए। रजा ने कमरे पर भारी ताला लगा दिया क्योंकि आज किसी भी वक्त बाकी घर वाले पहुंचने वाले थे। रजा और साद पैदल ही इर्द गिर्द के इलाके को देखने निकल गए। इक्का दुक्का लोग जैसे ही इन्हें देखते खौफ से भाग खड़े होते, जैसे ये इंसान नहीं कोई दूसरी मखलूक हो। चलते चलते इन्होंने एक यूटिलिटी स्टोर से कुछ खाने पीने का सामान खरीदा। वापसी में इन्होंने पोर्च में गाड़ियां खड़ी देखी तो खुशी के साथ साथ इनकी परेशानी भी बढ़ गई। सबको देखकर रजा और साद बहुत खुश थे। बच्चे फार्म हाउस में नाचते घूमते फिर रहे थे। लड़कियां अपने अपने कपड़े अलमारियों में संभालने लगी। फार्म हाउस में आज सबकी पहली रात थी और पार्टी का एहतमाम बाहर लॉन में किया गया था। मुख्तलिफ खाने बनाए जा रहे थे। गानों और लुटी की महफिलें सजाई गई। हिना बेगम ने अपनी मुलाजिमा से कहा, जब सब लोग तैयार होकर बाहर आ जाएं, तब तमाम कमरों को ताला लगा देना। खुली जगह है, कुछ भी हो सकता है। लड़कियां एक एक करती जब सब बाहर निकल गई, मुलाजिमा कमरे को चेक करती जाती और साथ साथ ताले लगाती जाती। अभी वो तमाम कमरों को ताले लगाकर मुड़ ही रही थी कि एक दरवाजे को अंदर की जानिब से जोर जोर से खटकाने की आवाज़ सुनी। उसने समझा ये मेरा वहम है और वो वापस निकल आई। चंद सेकंड के बाद फिर से आवाज़ आई। मुलाजिमा ने दरवाज़ा जैसे ही खोला उसे सरमद आगा दिखाई दिए। इन्होंने गुस्से से मुलाजिमा से कहा, जाओ जरीन को भेजो, मुझे उसे ख़ास तोहफा देना है। मुलाजिमा जरीन को बुलाकर कमरे में ले आई। कमरे में आने से पहले बाहर लॉन में उसकी नज़र पड़ी तो सरमद आगा साद से बातें करते दिखाई दिए। उसने सोचा अगर सरमद आगा बाहर है तो अंदर कौन है, क्योंकि अभी अभी हिना बेगम ने उन्हें कहा था कि खुली जगह है, कुछ भी हो सकता है।
लिहाजा वो वापस जाने के लिए मुड़ी। दीवार के पीछे से उसने किसी को आते देखा तो रुक गई। वो कोई नकाब पोश औरत थी जो ऐन उसके सामने आकर खड़ी हुई और नकाब चेहरे से उठाकर उसे घूरने लगी। ये सब देखकर मुलाजिमा खौफ से चीख मारकर बेहोश हो गई। बाहर महफिल काफी सजी हुई थी। रमशा भी बाकी लड़कियों के साथ गाने बजाने में मसरूफ थी। तभी सरमद आगा को महसूस हुआ कि जरीन कहीं गायब हो गई है। वो घर में दाखिल हुए तो देखा मुलाजिमा जरीन के कमरे के बाहर जख्मी हालत में पड़ी थी। जरीन की तस्वीरें दीवार पर लगी हुई थी और जरीन कमरे में लेटी हुई थी। उसका जिस्म पीला सर्द पड़ चुका था और ऐसा लग रहा था किसी ने जरीन के जिस्म से सारा खून निचोड़ लिया हो। सरमद आगा ने जरीन को जोर से झंझोड़ा तो उसकी आंखें खुल गई, मगर उसकी आंखें सुर्ख अंगारा बनी हुई थी। जिस्म आग बरसा रहा था। सरमद आगा को देखते ही जरीन ने नजरें झुका दी और निढाल से दिखाई देने लगी, जैसे उसके अंदर गहरी टूट फूट हो रही हो। कुछ देर के बाद वो उठकर बैठ गई। जरीन ने बताया कि मुलाजिमा इसे बुलाकर यहाँ तक लाई और कहा कि वो इसे तोहफा देना चाहती है और सरमद आगा इस कमरे में है। ये सुनकर सरमद आगा चौंक गए थे, क्योंकि इन्होंने जरीन को नहीं बुलाया था। इतने में खाना लग गया। ठंड की वजह से भूख जोरों पर थी। खाना लगते ही सब खाने की मेज पर टूट पड़े। हिना बेगम को मुलाजिमा की ज़रूरत पड़ी तो आवाज़ें देने पर भी वो नज़र नहीं आई, तो वो परेशान हो गई। इन्होंने किसी को खाना खाने के दौरान तंग करना मुनासिब नहीं समझा और ख़ुद उठकर उसे ढूंढने इधर उधर देखने लगी। मुलाजिमा को ढूंढते हुए वो जरीन के कमरे तक पहुंच गई, मगर आगे का मंजर देखकर इनकी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। वो भागम भाग लॉन तक पहुंच गई। काफ़ी देर अपनी सांस बहाल करने की कोशिश करती रही। इनका रंग उड़ चुका था। रज़ा, साद और समद आगा जो कि हर वक्त चौकन्ने रहते थे, इन्होंने हिना बेगम की बदलती रंगत को देख लिया था, मगर हिना बेगम ने उनसे कुछ न कहा था। खाने से फारिग होने के बाद सब ख़वातीन अपने अपने कमरों में आ गईं। फैमिली के बाकी लोग भी खाने से फारिग होकर सोने की ख्वाहिश करने लगे थे। सफ़र और रात के फंक्शन की थकन की वजह से सभी के सब निढाल हो गए थे, जबकि कुछ मनचले लड़के लड़कियां भी लॉन में मौजूद थे। अली ने कहा कि इस फार्म हाउस के बारे में काफ़ी किस्से सुन रखे थे, चलो आओ देखते हैं यहाँ किसी जिन का साया है या नहीं। मुझे जिन को बुलाना आता है। सभी ने अली की बात से इत्तेफाक किया और कहा चलो ऐसे भी रात तो गुजर ही जाएगी, इस रात को क्यों न यादगार बनाए। साद ने रज़ा को मायने खेज निगाहों से देखा। हमजा ने अली का साथ दिया और कहा मुझे तरीका पता है, मैं जिन्नों को बुला सकता हूँ और ये भी बता सकता हूँ कि फार्म हाउस में जिन है या नहीं। हमजा की बात सुनकर सभी ने कहकहा लगाया। रज़ा और साद भी उनके खेल में दिलचस्पी लेने लगे। लड़कियों ने एतराज़ किया, अगर सचमुच जिन आ गया तो हम क्या करेंगी। अली ने कहा हम तो शुक्र लगा रहे हैं, तुम लोग चुप रहो और तमाशा देखो। हमजा ने ज़मीन से चंद हमवार पत्थर उठाकर नीचे ऊपर रखे। पत्थर ऐसे मुंतखब किए थे जो आसानी से गिर नहीं सकते थे। हमजा ने मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ा, यहाँ कोई जिन साथ मौजूद है तो इन पत्थरों को गिरा देगा। चंद ही लम्हे के बाद फिजा से एक पतंग कट कर आई और इन्हीं पत्थरों से जा टकराई। तमाम पत्थर बिखर गए। हमजा के इस खेल ने सबको बहुत एंजॉय किया। जरीन के कहकहे फिजा में गूंज उठे। इससे पहले जरीन को इतना हंसता कभी नहीं देखा था। साद और रज़ा पत्थरों के गिरने से परेशान हो गए। हमजा का खेल सबके लिए मज़ा, मगर रज़ा और साद के लिए उनकी परेशानी में इजाफा था। हमजा ने कहा चलो ये सब मजाक ही सही, पर मज़ा तो सबको बहुत आया। तभी रमशा खौफसदा हो गई। अपने भाई रज़ा का हाथ मजबूती से पकड़ते हुए कहा हमजा ये सच भी तो हो सकता है, वरना सोचो इतने वीराने में इस वक्त जबकि सर्दियों के 1:30 बज रही हूँ, पतंग कहाँ से उड़कर आ सकती है। साद ने सबको गुस्से से अंदर जाने का कहा, कल बारात है जरीन की, तुम लोग सो जाओ, सुबह जल्द उठना है। अगले दिन जरीन की रस्म निकाह थी। बारात अपने टाइम पर पहुंच गई। सबने बारातियों का शानदार इस्तकबाल किया। प्रोग्राम के मुताबिक निकाह की रस्म खाने से पहले ही अदा होना थी। दूरी की वजह से आज रात बारातियों को यहीं रुकना था और अगली सुबह सवेरे चले जाना था। कुछ वक्त आराम करने के बाद दूल्हा के वालिद ने कहा
अब निकाह पढ़वा देना चाहिए। सबकी रजामंदी से मौलवी साहब ने कार्रवाई शुरू की। दूल्हा समी और दुल्हन को अलग अलग कमरों में बिठाया गया। मौलवी साहिब ने कहा, अगर वो सबसे पहले दुल्हन से रजामंदी लेना चाहे तो बेहतर होगा। तभी वो जरीन के कमरे में चले गए। जरीन मौलवी साहिब की बात सुनकर अजीबोगरीब अंदाज में खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी ये हरकत सभी को अजीब लगी। जरीन की इजाज़त देकर मौलवी साहिब ने निकाह शुरू कर दिया। आखिर में निकाहनामे पर जरीन के दस्तखत करवाए। जरीन ने मुख्तलिफ जगहों पर खुशी खुशी दस्तखत कर दिए। मौलवी साहिब जरीन के कमरे से उठकर दूल्हा के कमरे में आ गए। 6 कलमे और कुछ दुआएं पढ़ने के बाद समी को निकाहनामे पर दूल्हा वाली जगह पर दस्तखत करने को कहा। समी और मौलवी साहिब ने देखा कि जहां दूल्हा के दस्तखत करने की जगह थी वहां पहले से किसी और के दस्तखत नमूदार हो गए थे। समी के दस्तखत करने की जगह बाकी नहीं थी। समी हैरान परेशान होकर बोला, मौलवी साहिब, ये किसके दस्तखत हैं? यहाँ तो मुझे दस्तखत करने थे। मौलवी साहिब भी परेशान हो गए। तभी इन्होंने दूसरा निकाहनामा निकाला, लेकिन नए फॉर्म पर जरीन के भी साइन करवाने थे। वो उठकर दूसरे कमरे में गए। इन्होंने जरीन से साइन करवाए, मगर अब की बार भी वही हुआ। निकाह की तकरीब में मौजूद सब लोगों को बारी बारी निकाहनामा दिखाया गया कि दुल्हन के निकाह के बाद ये साइन कागज़ पर खुद ब खुद नमूदार हो रहे हैं। ऐसा दूसरी मर्तबा हुआ था। मौलवी साहिब परेशानी से बोले, लगता है जरीन किसी अनदेखी मखलूक के निकाह में आ चुकी है। सरमद आगा ये खबर सुनकर गश खाकर गिर गए। समद और सलमान आगा ने आगे बढ़कर इन्हें संभाला और तकरीब में मौजूद सब लोगों को फार्म हाउस में होने वाली तमाम बातें शुरू से आखिर तक सुना दी थी। फार्म हाउस में आते ही इन लोगों ने एक औरत को देखा था। उसका कहना था कि शादी यही होगी। फिर तस्वीरों और कब्रों वाला मामला भी बताया गया। सरमद आगा ने सबसे इल्तिजा की कि हम सबको यहाँ से निकल जाना चाहिए और शहर जाकर दोबारा से जरीन का निकाह करवाना चाहिए। सबने सरमद आगा की बात से इत्तेफाक किया और जाने की तैयारी करने लगे। सरमद आगा ने जरीन को अपनी गाड़ी में अपने साथ बिठाना चाहा। वो उसे लेने कमरे में पहुंचे, मगर जरीन गायब थी। पूरे फार्म हाउस में जरीन को ढूंढा गया, मगर उसका नामो निशान नजर न आया। हिना बेगम और सरमद आगा दुख और गम से निढाल थे। फार्म हाउस का चप्पा चप्पा छान मारने के बावजूद भी जरीन का कुछ पता न चल सका। दूल्हा समी और बारातियों ने भी हर जगह ढूंढने में मदद की। कुछ का कहना था कि खुदा न खास्ता कोई जंगली जानवर उठा कर न ले गया हो। इर्द गिर्द के तमाम इलाकों को देखा गया, मगर हर तरफ मायूसी थी, जबकि सरमद आगा की हालत तशवीशनाक होती जा रही थी। जरीन को ढूंढते ढूंढते शाम से रात हो गई, मगर किसी को एहसास तक नहीं हुआ। सुबह की रोशनी में एक मर्तबा फिर से सब जरीन को ढूंढने निकल खड़े हुए। वापसी पर सबने देखा फार्म हाउस की रोशनियां कुमकुमे और वो रौनक, कीमती सामान सब खत्म हो गया था। फार्म हाउस अपनी उसी पुरानी हालत में आ गया था। इर्द गिर्द कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इधर समी के दिल में कुछ शक सा हुआ। वो अकेले इर्द गिर्द के इलाके देखने निकल गया। चलते चलते वो जंगल की तरफ बढ़ने लगा। जंगल के बीच जाकर उसे घुंघरू की आवाज़ आने लगी। समी ने आवाज़ को सुना तो उस सिमत चलने लगा। काफ़ी दूर पीछा करने के बाद जब वो आवाज़ के करीब पहुंचा तो देखा जरीन उरूसी लिबास में मलबूस खरामा खरामा चलती जा रही थी। इससे कबल कि समी उसे आवाज़ देता, ज़ोहर की नमाज का वक्त हो चला। मौलवी साहिब ने फार्म हाउस के लॉन में आवाज़ दी और सबको नमाज के लिए इकट्ठे किया। तमाम मर्दों ने सफ़ें बांध ली। मर्दों की सफ़ों से पीछे ख़वातीन ने अपनी सफ़ों में तरतीब दी। सब ने बाजमात नमाज अदा की। नमाज के बाद मौलवी साहिब ने सरमद आगा से कहा, आप लोगों की बातों से और जरीन बेटी के इस तरह गायब हो जाने से साफ जाहिर है कि फार्म हाउस में जिन्नात मौजूद हैं। फार्म हाउस की हालत भी यही कह रही है कि यहाँ पहले कोई और मखलूक थी। कल फार्म हाउस एक खूबसूरत महल लग रहा था, आज इसकी खस्ता हाली ये बता रही है कि वो मखलूक यहाँ से जा चुकी है। मैं समझ गया हूँ कि जरीन बेटी का निकाह जिस जिनजादे से हुआ है वो उसे अपनी दुनिया में ले गया है। निकाह नामे पर उसी के दस्तखत थे। मौलवी साहिब अभी इन बातों का तस्करा कर रहे थे कि इन्हें दूर से कोई साइकिल सवार फार्म हाउस पर आता दिखाई दिया। करीब आने पर सरमद आगा उसे पहचान गए थे। सलाम साहब,
आप सब किस वक्त तशरीफ़ लाए? मुझे बताते, मैं थोड़ी बहुत सफाई करवा देता। 10 मिनट के लिए मैं बाजार से सौदा लेने गया था। सब उसकी बात का मतलब समझकर बोले, 10 मिनट पहले कहाँ थे आप? मुझे कहाँ जाना है बेटा, जब से सरमत और सलमान साहिब यहाँ छोड़कर गए हैं तब से अब तक चौकीदारी करता हूँ। आप लोग आज बरसों बाद लौटे हैं। इन्होंने बताया कि साबिर, शाकिर और दूसरे मुलाजिमीन तो कब के मर खप चुके हैं, मगर बाबा हमें यहाँ आए चौथा दिन है। रजा ने जानबूझकर कहा। चौकीदार हंसकर बोला, मैंने परसों नमक खाया है आपका, नमक हरामी नहीं दिखाऊंगा साहब। मैं अभी 10 मिनट पहले ही तो गया था और आप लोग मेरे बाद ही आ गए। उसके बाद इसने अपनी बीवी को आवाज़ लगाई, जुलेहा इधर आओ, देखो कौन आया है। जुलेहा को देखकर रजा, साद, सरमत आगा और समद की चीख निकलते निकलते रह गई। जुलेहा वही औरत थी जो इन्हें रास्ते में बार बार मिलती रही। इसने आते ही सबको सलाम किया और खुशदली से सबको बारी बारी खुश आमदीद कहने लगी और भाग भाग कर बैठने के लिए कुर्सी मूढ़े पेश करने लगी, जैसे ये सब अभी फार्म हाउस पहुंचे हों। यही थी ना जो हमें रास्ते में मिली थी? इन्होंने कहा था शादी यही होगी। साद ने शोर मचा दिया। हिना बेगम ने जुलेहा को पानी के बहाने से यहाँ से भेज दिया। रजा ने कहा, इस औरत को यहाँ से जाने मत दे, हमें असल बात यही बताएगी। सरमत आगा ने इसे बताया कि पिछले 4 दिन से वो लोग यहाँ हैं। हमारी बेटी जरीन खो चुकी है और हम सब उसे ढूंढ रहे हैं। मुलाजिम रमजान ने बताया, साहब जी आप लोगों ने तो बहुत देर कर दी। जरीन को दफनाए एक ज़माना बीत गया। जरीन की पैदाइश के बाद आप लोग यहाँ से चले गए थे। इतने साल तक कोई यहाँ तो आया नहीं था। अब रमज़ान की बातें सबको चकरा देने के लिए काफ़ी थी। हिना बेगम की हालत भी खासी ख़राब रहने लगी। इन्होंने रमज़ान को इशारे से चुप रहने का इशारा किया था। फार्म हाउस से जरीन के बगैर मैं यहाँ से हरगिज़ नहीं जाऊँगा, सरमत आगा ने रोते हुए कहा था। इन्होंने रमज़ान को मुख्तसरन सारी बात बता दी। बात सुनते ही जुलेहा और हिना बेगम की नज़रें आपस में मिली। दोनों खिसियानी सी नज़र आने लगी, जैसे दोनों में कोई बात हो। मौलवी साहिब जो दूर बैठे सारा माजरा देख रहे थे, गहरी सोच में डूब गए। सरमत साहिब, आपकी बेगम से मैं चंद सवालात पूछना चाहता हूँ। हिना बेगम ने सरमत आगा के कहने से पहले ही बताना शुरू कर दिया। आज से 20 साल पहले की बात है। मेरी शादी को 7 साल गुजर गए थे। मेरे यहाँ औलाद नहीं थी। सरमत आगा भी काफ़ी परेशान थे। फिर अल्लाह ने हम दोनों पर मेहरबानी की। जरीन की आमद की खुशखबरी सुनाई, मगर उस वक्त में जो भी खाना बनाती गायब हो जाता। मुझे लगता यहाँ कोई और मखलूक मौजूद है। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे उसकी मौजूदगी का एहसास होने लगा। पहले पहल में उसे जुलेहा समझती थी, वो भी उम्मीद से थी। बाद में उसने बताया कि वो जुलेहा नहीं है। जुलेहा की शक्ल में एक जिनजाद है। इसके यहाँ भी बच्चे की विलादत होने वाली है और वो पिछले 150 साल से इसी जगह रह रही है। जुलेखा और मैंने उसकी बहुत खिदमत की और वो हमसे काफ़ी खुश थी। फिर अल्लाह ने मुझे एक मुर्दा बेटी दी। मैं दुख से निढाल थी। मुझे खुद से ज़्यादा सरमत आगा की फ़िक्र थी। मैं इन्हीं दुखी नहीं देख सकती थी। फिर उसी जिनजादी के यहाँ बेटी पैदा हुई। उसने मेरे एहसान का बदला अपनी जिनजादी मेरी गोद में डालकर उतार दिया। सख्ती से मना किया कि इस बात की खबर जुलेहा और मेरे अलावा किसी को मालूम हुई तो मैं उसकी जान ले लूँगी और जरीन को ले जाऊँगी। मैंने डर कर सरमत आगा को भी नहीं बताया। मुझे उनकी जान की फ़िक्र थी। रमज़ान और जुलेहा ने इसी कमरे में एक कोने में एक कब्र खोदी और हमारी बच्ची को दफना दिया। हम जरीन को लेकर खुशी खुशी शहर आ गए। जरीन ये बात जान चुकी थी। वो हम दोनों से बहुत मोहब्बत करती थी। एक मर्तबा सरमत आगा पर जरीन के जिन बाप ने हमला कर दिया। जरीन ने उससे मुकाबला किया। इस मुकाबले में वो बेहद ज़ख्मी भी हुई और अपने बाप को वहाँ से भगा दिया। फार्म हाउस में इसने हम सब की बहुत रखवाली की, यहाँ तक कि इनकी खोदी हुई कब्रों में इन्हीं जिन्नों को दफन कर दिया। जरीन एक ताकतवर जिनजाद है। उसने हम सब से हकीकी रिश्ता निभाया और फार्म हाउस में आने वाले सब लोगों की हिफाजत वो खुद करती रही, सिवाय उस मुलाजिमा के, क्योंकि उस वक्त जरीन अपने बाप के साथ उन्हें तसल्लियाँ देने में मसरूफ़ थी। ये सब बताकर हिना बेगम ने रोना शुरू कर दिया। सरमत आगा ने ये बात मानने से इनकार कर दिया। मैं अब भी यही कहूँगा, जरीन को छोड़कर यहाँ से नहीं जाऊँगा। समी हाँफता कांपता आया और कहा,
اس نے زرین کو عجیب و غریب حالت میں دیکھا ہے۔ وہ چل رہی تھی مگر اس کے پاؤں زمین پر نہیں تھے۔ اس نے مڑ کر مجھے دیکھا اور مسکرا کر کہا، واپس چلے جاؤ اور میرے پیچھے مت آنا ورنہ جل کر بھسم کر دیے جاؤ گے۔ سرمد آغا نے سمیع کے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، مجھے وہاں لے چلو جہاں تم نے زرین کو دیکھا ہے۔ سرمد آغا زاروں قطار رو رہے تھے۔ پھر وہ اٹھ کر زرین کے کمرے میں آئے۔ زرین نے مسکرا کر دروازہ کھولا اور بولی، بابا جان، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ سرمد آغا نے زرین کو سینے سے لگا لیا اور بچوں کی طرح رونے لگے۔ زرین نے کہا، آپ نے تو بیٹی کی شادی کر دی ہے، کیا مجھے رخصت نہیں کرنا آپ نے؟ پھر اس نے ایک جنزاد سے ملوایا اور کہا، بابا اگر آپ مجھے میرے شوہر کے ساتھ رخصت نہیں کرنا چاہتے تو میں آپ کی بات ماننے کو تیار ہوں۔ میں آپ کی بیٹی ہوں اور رہوں گی، اور ہر بیٹی کی طرح میں آپ سے ملنے ضرور آیا کروں گی۔ سرمد آغا زرین کی بات سے بے حد خوش ہوئے۔ انہوں نے سب کے سامنے اپنی بیٹی زرین کا ہاتھ جنزاد کے ہاتھ میں دے دیا اور خوشی خوشی واپس اپنے گھر چلے آئے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔